चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से भी, स्मॉल क्यू से भी। पिछले क्लास में बताया था ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी पूरा जो एनसीईआरटी का पार्ट 1 है, पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, पूरा पार्ट 1। सोचो एनसीईआरटी का 2 पार्ट है, आप पार्ट 1 किसके लिए पढ़ा रहा है? सिर्फ चार्ज की वजह, सिर्फ चार्ज। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज आपको फील नहीं होगा, महसूस होगा। 11th वाले जो फिजिक्स था वो फील होता था, बॉडी मूव कर रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो स्लिप कर जाएंगे, ऐसा फील होता था। पुली का जो प्रॉब्लम कराते थे, एक ब्लॉक नीचे आ रहा है, एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन वाला, इसमें आपको कुछ फील नहीं आएगा। इसके बाद चीजों को समझना है और फिर अचानक से फील आना चालू होगा। जानते हो कहाँ? इलेक्ट्रिक करंट जैसे स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से पूरा फील वाला चैप्टर है, वहां से तुमको फील आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे यहां से भी आपको दिखेगा, महसूस होगा। जैसे कि रूखे बालों में कंघा कर लिया, स्मॉल पीस ऑफ पेपर पास लेगा तो पेपर अट्रैक्ट होने लगता है। तो इसे फील तो हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं उसका फोर्स लग रहा है स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर। हम लोग बचपन में सब खूब खेल खेलते थे कि पेन को रब किया, छोटा कागज के पास ले गया तो कागज क्या हो रहा था? चिपक रहा था। तो वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है? नहीं, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। वो पेन जो रब करने से चार्ज हो गया, और चार्ज होने की वजह से पेन अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में वो पेपर आया, तो फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फील्ड के कांटेक्ट में कोई भी चीज लाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में अगर कोई भी चार्ज बॉडी आ गया तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में कोई भी चार्ज, मूविंग चार्ज आ गया तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। खैर, अभी वो सब बात की बात है। चार्ज को डिफाइन हमने कैसे किया था पिछले क्लास में, कि ये मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैटर के पास 2 चीज है, एक मास और एक चार्ज है। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फिजिक्स में 3 ही फील्ड है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर विच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, या विच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको डेफिनेशन को लिख लो। ठीक है, क्या है? इट इज प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी किसके साथ एसोसिएट होता है? हाँ, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, क्योंकि मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर ये प्रॉपर्टी है चार्ज। इसीलिए हम लोग इतना डिटेल ना बोल करके हम सिर्फ मैटर ही बोल देते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी आ सकता है, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? विच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये है चार्ज का डिफिनेशन। ठीक है, इट इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, which will produce electric and magnetic effect. चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। कूलम साइंटिस्ट का नाम है जो चार्ज के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी किया था। जैसे फोर्स का सबसे ज्यादा स्टडी करने वाले हैं न्यूटन, तो इसलिए फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन रखा गया। चार्ज के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी करने वाले हैं कूलम, तो इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या रखा गया? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। साइंटिस्ट है इसलिए कैपिटल सी से डिनोट होगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। मेन ये है कि चार्ज, देखो कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो हमको याद करके रखना है। ऐसे कूलम भी होता है और एक चीज और होता है, एम्पियर सेकंड भी होता है। क्योंकि जब तुमको करंट पढ़ाएंगे ना, करंट, तो I बराबर क्यू बाई टी, ऑलरेडी तुम क्लास 10 में पढ़ चुके हो। तो क्यू बराबर क्या हो गया?
Q बराबर IT, तो I मतलब एम्पियर और टाइम मतलब सेकंड, तो इसको एम्पियर सेकंड ही बोलते हैं। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम भी हुआ या एम्पियर सेकंड, मतलब एक कूलम बोलो या एक एम्पियर सेकंड बोलो, बात बराबर है, दोनों SI यूनिट में कंसिडर होगा। ठीक है, चलो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो तुम्हें हर वक्त याद रख के चलना है, और कमाल की बात है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा हर साल। जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन आता है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन मतलब कि कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, सब ऑलरेडी लिखा रहता है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, बार बार तुमको क्वेश्चन पलट के देखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसको हमको हमेशा याद रखना है, जैसे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है, बस नेचर अलग होता है। चार्ज का दो नेचर है, चार्ज का दो नेचर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने कहा कि इतनी बड़ी वैल्यू बार बार हम लेके नहीं चलेंगे, ये जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम को एक लेटर से डिनोट कर दिया गया, माइनस से ई से। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस ई और प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई, और ई बोले तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बहुत सा बच्चा बोलता है ई बोले तो 1.6 इंटू 10 -19, नहीं नहीं, ई बोले तो 1.6 इंटू 10 -19 कूलम, कूलम भी लिखना जरूरी है, अगर कूलम ना लिखना जरूरी तो हम ईसी ना लिखते। ठीक है, तो जहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, वहां पर ई लिखा हुआ है, किसी पर 9 ई चार्ज है, तो समझो ई की वैल्यू क्या होता है। जैसे हम लोग 4 पाई, पाई मतलब समझते ना 22/7 या 3.14, जहां पर लिखा कोई चार्ज बॉडी है उस पर 4 ही चार्ज है, तो समझ जो ई की वैल्यू कितना होगा, इसको याद रखना है, फिंगर टिप पर रखना है इसको। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, कि दुनिया में इससे छोटा पार्टिकल नहीं है। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट स्टडी में पता चला कि इससे भी छोटा पार्टिकल है जिसका नाम है क्वार्क्स। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में फंडामेंटल पार्टिकल यही तीनों है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल या बेसिक पार्टिकल। और एक बात नॉलेज के लिए, क्योंकि लेटेस्ट स्टडी में यह बताया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बना हुआ है। शुरू में कहा गया कि नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से छोटा कोई है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कोई छोटा नहीं है। लेकिन आपको बताते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट, ये नॉलेज के लिए, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स दो तरह का होता है, क्वार्क्स दो तरह का होता है, एक अप क्वार्क्स होता है, एक डाउन क्वार्क्स होता है। अप क्वार्ट्स पर जो चार्ज होता है +2e/3 होता है, और डाउन क्वार्ट्स पर जो चार्ज होता है -e/3 होता है। सिर्फ नॉलेज के लिए, तुमसे पूछेगा नहीं। हाँ, कोई कंपटीशन में पूछ दे तो अलग सी बात है कि अप क्वार्ट्स पर चार्ज कितना होता है, तो फंडामेंटल चार्ज से भी छोटा होता है। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और प्रोटॉन जो है दो अप क्वार्ट्स से बना होता है, प्रोटॉन 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्ट्स। प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन से बना हुआ है। कोई तुमसे अगर पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा पार्टिकल है, हाँ जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिससे बना वो छोटा पार्टिकल है, लेकिन हाँ क्वार्ट्स फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट स्टडी से ये पता चला कि प्रोटॉन कितने अप से बना हुआ है, 2 अप, और कितने डाउन से बना हुआ है, 1 डाउन से।
और न्यूट्रॉन इसका उल्टा। हाँ, न्यूट्रॉन जो बना है लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से न्यूट्रॉन जो है 2 डॉन से बना हुआ है, 2 डॉन एंड 1 अप क्वार्क्स। और वेरीफाई अगर करना चाहते हो तुम वेरीफाई कर सकते हो। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस ई। और प्रोटॉन बोल रहा है 2 अप से बना हुआ है, तो 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3। देखो तो दोनों, दो को ये 2e/3 2e/3 तो 4e/3 और 4e/3 माइनस e/3 प्लस ई। देखो आ गया, वेरीफाई हो गया। क्या आप जो ये कह रहे हैं ये वाकई सच है कि नहीं? हम वेरीफाई करके देख लिया। न्यूट्रॉन जो है 2 डॉन 1 अप, 2 डॉन बोले तो माइनस 2e/3 और 1 अप प्लस 2/3, तो छम 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 बोले तो 0। तो ये है, तो ये नॉलेज रहना चाहिए बच्चों को कि कहीं पर कोई पैसेज वाला। देखो ये अप क्वार्ट्स और डाउन क्वार्ट्स इसलिए हम बता दिए ना कि सीबीएसई जो है एक खेल खेलता है पैसेज क्वेश्चन वाला। एगो पैसेज लिख करके तुमको देगा, बोलेगा कि लेटेस्ट स्टडी में पता चला है कि जो है ना फंडामेंटल पार्टिकल से भी, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल से बना हुआ है जिसका नाम क्वार्क्स है। तो ये सब चीज अगर तुम जानोगे पहले से तो तुम्हारा पैसेज जो तुम पढ़ोगे तो वो तुम्हारा कोई नया नहीं लगेगा, तो हम जानते थे पहले से भी। ठीक है, तो पैसेज वाले क्वेश्चन में ये सब चीजों का चर्चा करता है। ठीक है, और तुमसे जानते हो क्या पूछेगा कि 2 अप क्वार्क्स से बना हुआ है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो पैसेज का क्वेश्चन कैसे रहता है, इस तरीके से रहेगा। पूछेगा ऐसा ना कि लेटेस्ट स्टडी में ये पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स से बने हुए। ठीक है, ठीक है। अब प्रोटॉन और अप क्वार्क्स का जो चार्ज होता है, अप क्वार्क्स का जो चार्ज होता है 2e/3 और डाउन क्वार्क्स का जो चार्ज होता है माइनस e/3। बताइए प्रोटॉन कितने अप से और कितने डाउन से बना हुआ है? ये तो हम लिख दिया ना कि न्यूट्रॉन कितने डाउन से बना हुआ है। तो बच्चा क्या करेगा, इससे वेरीफाई करके देखेगा, क्योंकि अप क्वार्क्स का चार्ज दे दिया है, डाउन क्वार्क्स का भी चार्ज दे दिया है। तो तुमसे पूछा है कि बताइए कि प्रोटॉन कितने अप से बना हुआ और कितने डाउन से बना हुआ है, वो तुमको बताना है आंसर। तो इस तरीके से पूछता है, अगर पैसेज वाला क्वेश्चन देता तो इस तरीके से पूछता। चलो खैर, तो ये बात है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अच्छा, बात हम चार्ज की कर रहे हैं, तो मैटर के पास तो 2 प्रॉपर्टी है सर, चार्ज भी और मास भी। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है, क्योंकि इसका यूज तो केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो मास भी लिख लिया जाए थोड़ा सा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एकदम फिंगर टिप पर रहना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन, कमाल की बात है, जितना मास ऑफ प्रोटॉन है उतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन भी है। हाँ, एक चैप्टर है न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां पर दोनों का मास एक लेके नहीं चलेंगे, बस उसी चैप्टर में हम अलग अलग लेके चलेंगे। अब बाकी उसके अलावा कहीं भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो जितना मास हम प्रोटॉन का लेंगे उतना ही मास हम न्यूट्रॉन का लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेंगे कैलकुलेशन में। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रिक करंट में जितना मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का उतना ही मास न्यूट्रॉन का। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। रिलेशन याद रखना, प्रोटॉन भारी होता है 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना गुना भारी होता है? 18 दूनी 36, किसी किताब में 1840 लिखता है, खैर 1836, किसी किताब में राउंड ऑफ में 1800 लिखता है। कि 1800 टाइम्स प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा मास रखता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक कमाल का पार्टिकल है जो तुम्हें यूज होगा क्लास 12th में, जिसका नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कहते हैं कैसे है? हीलियम के न्यूक्लियस को, हीलियम के न्यूक्लियस को
अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, मतलब 2He4, 2He4 एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, बताइए क्या होगा? देखते हैं कितना समझ है आप में। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? सॉरी, अल्फा पार्टिकल कहते हैं किसको? हीलियम के न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, क्योंकि 2 प्रोटॉन इसे पकड़ा गया, 2 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? +C। तो अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज हो गया? +2E। ठीक है। अगर तुमसे राह चलते कोई पूछ देगा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, क्या बोलोगे? क्योंकि फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होगा इस पार्टिकल का। सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, अल्फा पार्टिकल। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम पढ़ोगे तो अल्फा पार्टिकल का वहां यूज हो जाएगा। अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जी ऐसे हर जगह। यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अल्फा पार्टिकल का यूज होगा। जो कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे, वहां पर अल्फा पार्टिकल का हम यूज करेंगे। तो ये सब बेसिक चीज है, ये सब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। बोल सको कि अल्फा पार्टिकल क्या है, कि हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम बोले तो 2He4। अल्फा पार्टिकल का मास, मास कौन बताएगा? चलो प्रियांशु बताएगा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बोलते किसको? हीलियम के न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने लोग? 4 लोग, 2 प्रोटॉन और जितना मास प्रोटॉन का उतना मास। तो बताओ अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो गया? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिखो या 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखो, बात तो बराबर ही है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 mp और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2। सूर्या से पूछते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं? देखो 3 है फंडामेंटल पार्टिकल। कौन कौन? ठीक है। लाइटर कितने हैं? लाइटर मतलब होता है हल्का, लाइटर फंडामेंटल पार्टिकल। हल्का, सबसे हल्का, डेटा आपके सामने है। सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन, सबसे लाइटर कौन है? इलेक्ट्रॉन। कहीं ना कहीं सब यूज होने वाला है कि लाइटर पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगर चार्ज की बात करें, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल तो न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन तो बोलेंगे नहीं, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फंडामेंटल लाइटर चार्ज पार्टिकल तो प्रोटॉन नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल लाइटर पार्टिकल, तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें खुद से बताई जाती है, हर चीज क्या लिखाना। ठीक है। ये तो तुमको मिलेगा फोटोन, वो जो लाइट बना रहता है। लाइट किस पार्टिकल से बना हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी कि हाँ कि फोटोन से बना हुआ है। फोटोन के पास एनर्जी होता है H-nu, E बराबर H-nu। ठीक है, वो मॉडर्न फिजिक्स की बात है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, चिचड़ापन, कुछ भी? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि तो न्यूमेरिकल यहीं से आना चालू है। ये तो थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल का पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, बहुत बराबर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पर एक न्यूमेरिकल देगा, घुमा फिरा करके। तो इस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हाँ
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहले बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल वाला प्रॉपर्टी लास्ट में, ठीक है। पहला बेसिक प्रॉपर्टी, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव। मजा तो तब है जब बोलेंगे सेम चार्ज बॉडी में भी अट्रैक्ट ईच अदर, उसमें मजा आएगा। हाँ, ये स्टेटमेंट अलग है। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर 100%, सेम चार्ज बॉडी रिपेल ईच अदर, दिस इज नॉट ट्रू, मे बी अट्रैक्ट ईच अदर। हम भी पॉजिटिव चार्ज, तुम भी पॉजिटिव, एक दूसरे को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी जहां घुस गया तो वहां पर मे हो जाता है, मे और मे नॉट बी रिपेल ईच अदर। तो खैर अभी तो बॉडी नहीं घुसाएंगे, बॉडी घुसाएंगे कब, जब चार्जिंग बाय इंडक्शन और कूलम्ब लॉ पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा अच्छा सेम चार्ज बॉडी मे बी अट्रैक्ट ईच अदर और मे बी रिपेल ईच अदर, दोनों हो सकता है। खैर पहला प्रॉपर्टी, सेम चार्ज चाहे तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव निगेटिव हो जाए। सेम चार्ज बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, ऑलवेज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, पास कभी नहीं आएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। यही कहने का मतलब है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये चार्ज का नेचर हो गया ना, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो अट्रैक्ट, एक फोर्स निगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर निगेटिव चार्ज की तरफ फोर्स लगेगा, तो समझो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, इस फोर्स का जो नाम है वो रिपल्सिव फोर्स। लिखना क्या, वो अंडरस्टूड है। हाँ सर, हर बात लिखी थोड़ी नहीं जाती। इस फोर्स का नाम है अट्रैक्टिव फोर्स, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगला प्रॉपर्टी है, ठीक है, चार्ज को कितनों भी तेजी से दौड़ा दो, या उससे पहले ये प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, ये पहला दूसरा तीसरा, स्टैटिक चार्ज समझते ना हो। हाँ, क्या प्रोड्यूस करता है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। यानी कि तुमको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स, यानी कि चार्ज अगर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर मोशन में है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मूविंग दो तरह का, एक एक्सेलरेटेड और एक नॉन एक्सेलरेटेड। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, ये है मूविंग चार्ज। क्या है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी बदल नहीं रहा, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, बोथ। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। लेकिन एक ऐसा मूविंग एक्सेलरेटेड चार्ज
एक्सलरेटेड चार्ज मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, एक्सलरेटेड बोले तो वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी वेरिएबल, वेलोसिटी चेंज, एक्सलरेटेड बोलते वेलोसिटी चेंज हो रहा है। प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है यहां से, एमसीक्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव in the form of radiation। जी, एक्सलेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने तरह का? 7 तरह का। एक्सरे का नाम सुने? एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट जिसका 7 कलर होता है, ठीक है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मार्केट में 7 तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मोबाइल से कुछ और निकलता है, माइक्रोवेव ओवन से कुछ और निकलता है, हमारे बॉडी से कुछ और रेडिएशन निकलता है, हमारे बॉडी से इंफ्रारेड निकलता है जो हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, एलईडी लाइट से कुछ और रेडिएशन निकल रहा है, विजिबल लाइट निकल रहा है इससे, एक्सरे रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एटम बम पटक दे गामा रेडिएशन चालू हो जाएगा निकलना। अभी वार चल रहा है, इजराइल बोल रहा है कहीं ना कहीं मार देंगे हम न्यूक्लियर, गामा रेडिएशन बड़ा खतरनाक होता है। तो ये चीज है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, ठीक है, अगला प्रॉपर्टी, सब याद होते हुए चल रहा है ना? याद होते हुए जा रहा है? अच्छा छठा, सब याद हो रहा है ना? हम फिर उसका मिटा करके पूछ लेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी बताए, ठीक है। देखना नहीं है इतना बहुत भारी चीज थोड़ी ना था, है ना प्रियांशु? कुछ है ही नहीं, बहुत आसान, ठीक है। देखो मास को, देखो आइंस्टीन के हिसाब से मास जो है वेरिएबल क्वांटिटी है। मेरा मास है मान लिया 72 kg, 74 kg मास है, हम बहुत बहुत तेजी से दौड़ने लगे तो मेरा मास चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज मेरे पास मान लिया 6 कूलम का चार्ज है और कितनों भी तेजी से दौड़ा दें 6 कूलम कभी बदलने वाला नहीं है। स्पीड पर डिपेंड नहीं करता चार्ज, लेकिन मास डिपेंड करता है स्पीड पर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैटर के पास 2 प्रॉपर्टी, एक मास और एक चार्ज। तो मैटर की वो प्रॉपर्टी जो स्पीड पर डिपेंड न करे वो मास है, और मैटर की वो प्रॉपर्टी जो स्पीड पर डिपेंड करे वो चार्ज है। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन डालता है कि मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी जो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, तुरंत बच्चा बोल देगा चार्ज, मास तो डिपेंड करता है स्पीड पर। तो चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड, ठीक है, लिख लो, चार्ज इज इनवेरिएंट, जो वैरी नहीं करता है, इनवेरिएंट विथ स्पीड। इनवेरिएंट मतलब नॉट वैरी, इनवेरिएंट मतलब नॉट वैरीज, नहीं बदलता, नॉट चेंज, नॉट चेंज। लेकिन बट मास इज वेरिएंट विथ स्पीड, मास इज वेरिएंट विथ स्पीड, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दिया था, थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान लो, ऐसे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है सब, लेकिन अभी बस नॉलेज के लिए बीज बो दे दिमाग में। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एम जो है, ठीक है, एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही मूविंग मास है, दिस इज कॉल्ड मूविंग मास, मास चेंज होगा। ये है रेस्ट मास, कि पहले कितना था जब बॉडी रुका हुआ था तो कितना था, 70 kg था कि 80 kg था, रेस्ट मास। ये है स्पीड, स्पीड ऑफ बॉडी, ये है स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन से वैरी करता है,
अगर याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूछने नहीं जा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज कहीं बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम आएगा। तुमको हर बंदे से अलग रहना है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तुमको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब हायर क्लासेस की चीजें हैं, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स एक अलग दुनिया है। हम लोग तो न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूटन के जमाने की फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स पुराने जमाने वाला। जो आजकल जो क्वांटम फिजिक्स है, नए जमाने का जो फिजिक्स है, नए जमाने का फिजिक्स ये बोलता है कि हम बॉल दीवार पर मारेंगे तो बॉल पार हो जाएगा बिना दीवार टूटे हुए, दीवार एज इट इज जैसा है उसी में रहेगा। ये नए जमाने का फिजिक्स है। हमको अजब लगता है भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर हम बॉल दीवार पर मारे और बॉल पार हो जाए तो हम क्लासरूम से छोड़ के भाग जाएंगे, जरूर भूतिया कोई शक्ति आ गया है कि दीवार टूटा भी नहीं है, बॉल पार हो गया आर पार। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ये पॉसिबल है। एक होता है टनल डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहां पर वही इलेक्ट्रॉन जो है बैरियर आराम से क्रॉस कर जाता है, बैरियर रह करके क्रॉस कर जाता है, ये क्वांटम फिजिक्स। खैर उस पर चर्चा नहीं करेंगे हम ज्यादा, वो हमारा टॉपिक है भी नहीं। बस ये बताना है कि चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास करता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मास करता, मास चेंज होता है। अगर जानते हो तुम, अगर लाइट की स्पीड से तुम दौड़ना चले जाओगे ना, तुम्हारा इनफाइनाइट मास हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि जीरो आ जाएगा ना नीचे। अगर v जो है c के बराबर हो जाए, c बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की स्पीड से दौड़ने लगे तो मेरा जो मास है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, हम ब्लैक होल बन जाएंगे एक तरह का। ब्लैक होल का मास इनफाइनाइट होता है। मेरे अंदर जो ग्रेविटी है ना इतना हाई हो जाएगी ना कि हम तुमको आराम से खींच सकते हैं, अगर हम लाइट की स्पीड से दौड़ने लगेंगे तो। खैर सर, काल्पनिक दुनिया की बात ना कीजिए, पहले आप 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ जाइए, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़िए, लाइट की स्पीड से दौड़ेंगे। चलिए आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कितना प्रॉपर्टी हुआ? 6 प्रॉपर्टी हुआ, 7 प्रॉपर्टी। आज प्रॉपर्टी जो थ्योरी वाला प्रॉपर्टी उसको कंप्लीट कर देते हैं, और मेडिकल प्रॉपर्टी अगले क्लास में। आज इसके बाद 2 प्रॉपर्टी है, लास्ट में न्यूमेरिकल हो जाएगा। चार्ज हमेशा, ठीक है, सिस्टम में कंजर्व होता है, सिस्टम में, मतलब कोई भी आइसोलेट, जैसे कि हम इस पेन को रब किए तो पेन चार्ज हुआ तो मेरा बाल भी चार्ज हो गया, पेन जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ उतना ही मेरा बाल, अगर टोटल चार्ज भी मेरा रब करने से पहले ना ये पेन चार्ज था ना मेरा बाल चार्ज था, ठीक है, इस पर भी चार्ज जीरो था, इस पर भी मेरा बाल में भी चार्ज जीरो था। जैसे हम रब किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला गया, तो एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पर उतना ही निगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना होगा? अभी भी जीरो। अगर इसमें मान लिया 4 कूलम आया तो मेरे बाल पर -4 कूलम आएगा, तो टोटल कितना? जीरो। तो सिस्टम में हमेशा चार्ज कंजर्व होता है, मतलब, ठीक है, आइटम को डिस्टर्ब करने से पहले, आइटम को डिस्टर्ब करने के बाद, अगर सिस्टम में 2 आइटम है, ठीक है, दोनों आइटम का शुरू में चार्ज देख लो और आइटम को डिस्टर्ब किया, बाद में भी दोनों आइटम का चार्ज मिला के जोड़ेंगे ना तो चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लिखा जाए चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज हमेशा कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, मास नहीं। मास लॉस हो सकता है जी, लेकिन चार्ज लॉस नहीं हो सकता, बस एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में जाएगा। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम बोलना कंपलसरी है, आइसोलेटेड सिस्टम बोलना कंपलसरी है। देखो सीबीएसई यहां से कैसे क्वेश्चन उठाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहीं से बनना चालू होता है, ठीक है। जैसे कि बताते हैं, कह रहा है एक बॉडी है,
एक रूम है जिसके कॉर्नर पर एक क्वेश्चन यहां से, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। कहने का मतलब दैट इज, कभी कभी आ भी जाता है कि डिस्क्राइब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 2 नंबर में लिखने भी आता है। इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा? अगर इस क्वेश्चन को अगर हम क्वेश्चन बना दे तो कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को? डिस्क्राइब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपको कैसे लिखना है आंसर, सॉल्यूशन कैसे लिखना है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट be created nor destroyed, it only transfer from one body to another body in a system, destroy it only, ठीक है, तुम यही देख रहे करो, हम जान रहे हैं, ठीक है। क्या होगा जी, डी आई, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, it only transfer from वन बॉडी बोलो या मटेरियल बोलो, वन बॉडी या मटेरियल टू अनदर बॉडी या मटेरियल इन ए सिस्टम। मटेरियल का सिंपल लैंग्वेज लिखो ना, सिर्फ बॉडी लिखो ना, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मटेरियल भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन ए सिस्टम, इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा। आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर नॉट पॉसिबल। आइसोलेटेड बोले तो एनर्जी ट्रांसफर नॉट पॉसिबल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज, कहने का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। अच्छा, चार्ज बोले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। जब 2 बॉडी को हम रब करते हैं तो एक से चार्ज निकल करके दूसरे में जाता है, मतलब एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाता है, मास कंजर्व नहीं होता। तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कहा, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं होता। जब 2 न्यूक्लियस को हम जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने से पहले मास, जो 2 डॉटर को जोड़कर, मतलब कि 2 पेरेंट को जोड़कर एक डॉटर बनाएंगे या पेरेंट्स को तोड़ के डॉटर बनाएगा, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दोनों में मास कंजर्व नहीं होता। अगर न्यूक्लियस को टूटने से पहले जो मास था और न्यूक्लियस जो टूट गया फिर मास है, दोनों मास को जोड़ा जाएगा तो सेम नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और जितना मास डिफेक्ट होगा उसी के करस्पॉन्ड एनर्जी निकलेगी, E बराबर mc स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो तुम पढ़ोगे ना न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वहां पर तुमको सीधे समझ में आ जाएगा, अच्छा मास कंजर्व नहीं होता, न्यूक्लियस के टूटने से और न्यूक्लियस के जुटने से मास का लॉस हो जाता है, मास चेंज कर जाता है। लेकिन चार्ज, कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा के देख लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन दुनिया में, कोई भी चीज, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे NaCl को तुम तोड़ोगे तो Na पर प्लस आएगा, Cl पर माइनस आएगा, चार्ज कंजर्व है, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन तुम देखो, हमेशा चार्ज कंजर्व रहेगा। चलो ये चीज है, तो यहां तक आपको, इस पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो सीबीएसई कैसे पूछेगा। सीबीएसई को पूछने का जो तरीका है कि एक रूम है, ठीक है, एक रूम है और हर कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर 2e चार्ज है, एक कॉर्नर पर आपका +3 चार्ज है,
और एक कॉर्नर पर प्लस ई चार्ज है और इस कॉर्नर पर 2e 3 और e और इस कॉर्नर पर माइनस 4e चार्ज है। ठीक है, रूम उस ठीक है, जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा बैठिए ना, बात करते हैं। अभी बैठिए, हाँ आप जाइए जाइए, या बैठिए, हम बस छोड़ रहे हैं, आप भी बैठिए। अच्छा ठीक है, आप जाइए। ये रूम, अच्छा ठीक, ये रूम है, एक प्लस 2e चार्ज, एक प्लस 3 चार्ज, प्लस ई और माइनस 4e। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है सिस्टम में, कितना, प्लस 2e चार्ज है। कहा गया कि उसके कल, ये फर्स्ट डे की कहानी थी, दूसरे डे में देखा गया कि यहाँ पर ये वन डे था, ये मंडे का, मंडे। ठीक है, ट्यूसडे में देखा गया सिनेरियो ऐसे चेंज कर दिया गया, ट्यूसडे में देखा गया, ट्यूसडे में देखा कि इस पर ई आ गया, इस पर माइनस ई चार्ज आ गया, इस पर जो आ गया 2e चार्ज आ गया, तुमसे बोलेगा इस पर कितना चार्ज आएगा। ये कहानी ट्यूसडे की, मतलब रातों रात कुछ हुआ होगा इस रूम में। जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझा रहेगा वो बता देगा। सिस्टम में चार्ज कभी लॉस नहीं होता, हाँ कॉर्नर पर लॉस ऑफ गेन हो सकता है, सिस्टम में नहीं होगा। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर रूम ट्रीट एज ए आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी का इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, इस पर अभी चार्ज कितना है, इस पर अभी टोटल चार्ज आपको देखना पड़ेगा, इस पर टोटल चार्ज कितना है भाई, तो चार्ज को सिंपल हम जोड़ सकते हैं, तो कितना स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इस पर 2 3 3 6, तो सब क्या हो जाएगा प्लस 2 टोटल चार्ज, तो इसमें भी टोटल चार्ज प्लस 2 ही होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा यही तुमसे पूछेगा ना, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ पर कितना रहना चाहिए, टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरह से पूछता है कि आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक है, कभी कभी से पूछा है कि एक सिस्टम है उसमें इतना चार्ज है, 2e चार्ज है, एक सिस्टम है उस पर E प्लस ई माइनस ई प्लस 2e, ई प्लस ई माइनस ई प्लस 2e, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो उसका ऊपर का चार्ज देख लेना जोड़ करके, और फिर कॉम्बिनेशन का देख लेना चार्ज जोड़ के, दोनों मैच करेगा वो पॉसिबल है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर इसी तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाई जाती है कि चार्ज सिस्टम में कभी लॉस नहीं होगा, जितना टोटल पहले था बाद में भी टोटल उतना ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आते के साथ पहले पूछेंगे आपसे आज जो पढ़ाई हुई है। ठीक है, मंडे से क्लासेस आपकी कैसे चलेगी, 3 बजे से। हाँ, अभी तो अभी वही 4 से चलेगा। ठीक है, रिवीजन करके आइएगा।